की इस वीर भूमि को नमन और नमन यहाँ के जोश जज्बे और जुनून को। उम्मीद करता हूँ और साथ ही माँ सरस्वती से यह कामना करता हूँ कि आपका मंगल भविष्य हो, और ये कामना करता हूँ कि आप सब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आर यू ऑल गेटिंग मी? विजुअली, ऑडियो रूप से मैं आप सब लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, तो जिससे सार्थक उद्देश्य के लिए मेरा यहाँ आगमन हुआ है। अपन उस ओर बढ़े। देख पा रहे हो मुझे? सुन पा रहे हो? देखो, किसी का भी कोई भी परिचय है वो ये परिचय नहीं होता है। मैं इसको फेक परिचय मानता हूँ, ये सही है ही नहीं। एक टीचर का असली परिचय उसका मार्कर और उसका बोर्ड देता है। तो मेरा परिचय तो मेरा बोर्ड देगा, और आप सब लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक को जानता हूँ। आप सब लोग मेरे स्टूडेंट हैं अब से, और मेरे लिए इतना काफ़ी है। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूँ आपसे, फिर अपन शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो पहले आरएएस की तैयारी कर चुके हैं, किसी कोचिंग में, कहीं भी, या सेल्फ स्टडी में, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरीके से? कितने विद्यार्थी हैं जो पहले कोचिंग क्लासेज में बैठ चुके हैं, या घर पे ऑनलाइन तरीके से आप पढ़ चुके हैं? आप में से है कोई? है कोई? कोई नहीं है। तो फिर तो उम्मीद करता हूं कि आप में से सारे जने आरएस की फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो। तो पेपर भी फर्स्ट टाइम ही दोगे, या पहले कोई दे चुका है? सब फर्स्ट टाइम दोगे? कोई है जो पहले दे चुका है आरएस का पेपर ट्रायल बेसिस पे? नीचे 2 बुक्स पड़ी हैं, वो देके जाना अभी। अच्छा, पहले दे चुके हो, है ना? तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? आप बताओ। देखो, जब तक मैं और आप इस क्लासरूम में हैं, इस 4 दीवारी के भीतर हैं, यस माय डियर, जब तक अपन इस 4 दीवारी के भीतर हैं, तब तक ऑल ऑफ अस आर द फैमिली मेंबर्स। अपन सब एक परिवार के सदस्य हैं, और यहाँ शर्माना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आप अपने परिवार में कहीं भी किसी के साथ कोई शर्म वरम नहीं करते हैं। क्योंकि घर पे शर्म करोगे, रसोई में शर्म करोगे तो भूखे रह जाओगे, और यहाँ शर्म करोगे तो आई नो दैट यू नो बेटर देन मी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आप जो मानसिक रूप से भूखे रह जाओगे, दिक्कत आ जाएगी ना। इसलिए शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, अच्छा, तो दे चुके हैं कितने जने? दे चुके हैं, एक बार दोबारा बताएंगे? 25 स्टूडेंट हैं। शाबाश। मैं ये मानूंगा कि आप में से किसी ने ना तो कोई पेपर दिया है, ना आपको इकोनॉमिक्स, कहीं दूर दूर तक इकोनॉमिक्स से पाला पड़ा है। अच्छा, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है कोई? ये बुक तो वापस ले जाओ, ये भी वापस ले जाओ, ले जाओ, नीचे रख दो। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है कोई जिसका 11th-12th में या कॉलेज में इकोनॉमिक्स रहा हो? माइनॉरिटी में है भाई तू, तुम दोनों माइनॉरिटी में हो। माइनॉरिटी जानते हो ना? अल्पसंख्यक हो। आप सब लोग अल्पसंख्यक में हैं, आप दोनों। बाकी सब मेजोरिटी वाले अलग बैठे हैं। माय डियर छोटी सिस्टर या बिटिया, मैं हूं ना बोलने के लिए, आप तसल्ली रखिए। देखो, आप में से कोई चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो, ना चाहो तो
जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं अपने आप क्वेश्चन उठा लूं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मीडियम क्या रहे, माध्यम क्या है। सबसे पहले जब भी वार्तालाप शुरू होता है, जब भी अपन अपने विचारों का आदान प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, मैं मेरी बात आपको कहूं या आपकी बातें मैं सुनूं, उनको समझूं, उससे पहले सबसे पहली बात आती है कि किस लैंग्वेज में आप मुझे कहेंगे, किस लैंग्वेज में मैं आपको कहूँगा, और किस लैंग्वेज में आगे जा करके आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पेपर देंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो मीडियम देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मीडियम या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। अगर हिंदी मीडियम है तो भी आपको अंग्रेजी साथ में पढ़नी पड़ेगी, एंड इफ यू हैव चोज ऑप्ट इंग्लिश मीडियम तो भी आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका मीडियम, क्लास मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। इसलिए रीजन है इसके पीछे, अकेले हिंदी मीडियम से आपका काम नहीं चलना। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी अकेले हिंदी मीडियम से आपका काम नहीं चलना, और उसके पीछे रीजन है कि जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी की, जैसे आगे चलकर अपनी बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आएंगी। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक टर्मिनोलॉजी है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इंग्लिश में एक ही वर्ड है स्टैगफ्लेशन, हिंदी में इसको अवपात मुद्रास्फीति बोलते हैं, निस्पंदनकारी मुद्रास्फीति बोलते हैं, मंदीगत मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, और कई बार हिंदी में भी स्टैगफ्लेशन लिखा हुआ आ जाता है पेपर में। अब ये 4 नाम तो मैंने बोल दिए, इसके अलावा और भी होते हैं इनके नाम। तो आप कितने नाम याद कर सकते हो इसके, और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ बेहतर अवस्था में आप होते हो यदि आप साथ में इंग्लिश का वर्ड भी याद कर लें। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में भी देखनी पड़ेगी, भले ही आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। दूसरी चीज, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से तो आप हैं, पर अभी तक आपको सपने हैं, स्वप्न जो हैं वो इंग्लिश में नहीं आने लगे। आप जिस परिदृश्य से आते हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र में अभी तक इंग्लिश इतनी हावी नहीं हुई है कि आप रात को स्वप्न इंग्लिश में लेने लग गए हों, नहीं लेने लगे। या तो हिंदी में लेते होंगे या तो मारवाड़ी में ही लेते होंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन और क्लेरिफिकेशन आपको हिंदी में चाहिए होता है। तो यहाँ अपनी क्लास का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, और साथ में आई एम फुल्ली कंफर्टेबल इन मारवाड़ी आल्सो। आप सब लोग मारवाड़ी जानते हो ना अच्छे से, तो मैं थाने बाई चीज हिंदी में, बाई चीज अंग्रेजी में, और सेम चीज थाने अंग्रेजी में भी मारवाड़ी में भी बताते रहूं। तीनों सब्जेक्ट में बोलते रहे, तीनों लैंग्वेज में बोलते रहूं। तो थारे लैंग्वेज न लेके कतई कोई प्रॉब्लम को नहीं आवे। हाँ मैडम, समझ में आएगी बात। तो पहलो क्वेश्चन थारे समझ में आएगो। थारे जो मन में डाउट हो कि मीडियम के रहेगो, मीडियम हिंदी भी रहेगो, अंग्रेजी भी रहेगो और मारवाड़ी भी रहेगो। यानी हिंदी में भी पढ़ना है, अंग्रेजी में भी मैं बोलूंगा बी चीज ने, और बी चीज ने थाने मारवाड़ी में भी मैं समझाऊंगा। जखा को इंग्लिश मीडियम होवे, ही कैन मेक द नोट इन इंग्लिश। जखा को हिंदी मीडियम है वो अपने नोट से हिंदी में तैयार कर सकता है, और समझ बाक ले तो मारवाड़ी से बेहतर तो कुछ हो ही कौन सके। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलिए, मीडियम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एक मिथ्य है या एक डाउट ही समझो, संदेह है कि साहब हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है। अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है, या फिर दोनों एक ही हुए हैं। समस्या या भी तो है ना कि या दोनों एक ही हुए हैं। नहीं, एक तो को नहीं हुए, दोनों अलग अलग हुए हैं। ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन से मैं कटे हुआ हूं अर्थशास्त्र व्यवस्था मासू हुआ, लेकिन पिछला कुछ एक वर्षा का अगर पेपर देखा जाए,
चाहे आरपीएससी का है, चाहे यूपीएससी का है, चाहे बिहार का बीपीएससी का है, चाहे यूपीपीएससी का है, उत्तर प्रदेश की पीसीएस का है, चाहे एमपीपीएससी का है, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के पुराने पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अर्थशास्त्र से भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो अपन दोनों पढ़नी है, अर्थशास्त्र भी पढ़नी है और अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है। और शुरुआत टॉपिक की यहीं से करेंगे कि अर्थशास्त्र होती क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है और कौन कौन से अध्ययन किए जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो अर्थशास्त्र भी पढ़ना है और अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है। पहला आपका डाउट था मीडियम को लेकर, आप सेटिस्फाई हैं कि मीडियम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी? मैं सेम चीज इन इंग्लिश, वही चीज हिंदी में और बाकी बा मारवाड़ी में तीना में बोलतो जाशू, थारे जखा में समझ में आवे भी में समझ लो, थारो जो मीडियम होवे भी में ते लिख लो। इज दिस क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, अर्थशास्त्र पढ़नी है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है? दोनों ही पढ़नी है। ज्यादा कर क्वेश्चन 60-70% जो क्वेश्चन हैं वो कहां से आते हैं? अर्थव्यवस्था में से आते हैं। और कुछ एक क्वेश्चन जो है 30-40% क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र से भी आने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसका पोर्शन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इज दिस क्लियर? यहां कॉन्सेप्ट होती हैं, सिद्धांतों की बात होती है, अवधारणाओं की बात होती है, या नियमों की बात होती है, थ्योरीज की बात होती है। और वो सिद्धांत लागू होने के बाद उन सिद्धांतों को लागू कर दिया जाए, उन नियमों को लागू कर दिया जाए, उसके बाद जो व्यवहारिक अवस्था रहती है किसी स्थान विशेष की, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो सिद्धांतों की, नियमों की, इनकी बात कहां होती है? अर्थशास्त्र में। और इनको लागू कर देने के बाद किसी स्थान विशेष की वास्तविक जो अवस्था होती है वो क्या होती है? अर्थव्यवस्था। दोनों को पढ़ना है। इज दिस क्लियर? तीसरा आपका जो क्वेश्चंस, जो मेरा काफी लगभग 2003 मई में पढ़ाने लगा था मैं, स्टार्टिंग में यूपीएससी 2003 मई में मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक का मेरा भी अनुभव रहा है। मैंने भी पेपर दिए हैं उससे पहले, उसके बाद मेरा अनुभव भी रहा है। मेरे साथ वालों से भी कई बार डिस्कशन होता रहता है तो उनका भी अनुभव है। तो जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा जो आप लोगों के दिमाग में रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं एक एक करके। उसके बाद में आपके अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन बचे तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, थे हमारा भगवान हो, आप हमारे देवता हैं, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं। आप ग्राहक हैं, आप यहाँ ग्राहक हैं, खरीदने आए हैं, संस्था आपको बेच रहा है, ये प्रोड्यूसर मान लो या फिर ये सेलर है, आप ग्राहक हैं। कॉमर्स में कहावत है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ग्राहक बाजार का राजा होता है, ग्राहक बाजार का राजा होता है। और संस्कृत में कहावत है, नृप देवो भवे, राजा भगवान के बराबर होता है। तो आप ग्राहक हैं, आप राजा हैं बाजार के, और राजा हैं इसलिए आप भगवान बराबर हैं, तो आपको सत सत नमन। दूसरी तरफ आप सब लोगों ने यहाँ फीस जमा करवाई होगी, क्योंकि बिना फीस तो बैठने नहीं देंगे ना। आपने फीस जमा करवाई, इस फीस में से मुझे सैलरी मिलेगा, उस सैलरी से मैं घर पे अनाज खरीदूंगा, तो आप इनडायरेक्टली आप हमारे अन्नदाता हो गए। और अन्नदाता कौन होता है? भगवान होता है। तो आप हमारे भगवान हैं, आपको सारे हक हैं, सारे अधिकार दिए जाते हैं कि इस क्लासरूम में जब तक आप हैं अपने मन में किसी भी तरह की कोई भी शंका ना रखें, कोई भी डाउट ना रखें, आप बेहिचक बेधड़क मुझे पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आज तक आए वो क्वेश्चन मैं एक एक करके ले रहा हूं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी तो आप उसी टाइम आप हाथ उठा लीजिए, और आपको पूरा हक है, आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़नी है, भाई अर्थशास्त्र पढ़नी क्यों है। पहला मीडियम को लेकर समझ में आ गई बात। दूसरा अर्थशास्त्र पढ़नी है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है, वो समझ में आ गई बात। तीसरा मुद्दा है कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पढ़नी ही क्यों है। इकोनॉमी एंड
इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है? देखो, इसका पहला तो जवाब ये होगा, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और आप सब लोग यहाँ पे आरएएस बनने के लिए आए हो। आरएएस बनना है तो आपको पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, उसमें से पेपर पास करना पड़ेगा और पाठ्यक्रम का भाग होने के नाते आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीधा सा जवाब तो है ये। बात समझ में आ गई? लेकिन वाकई जवाब ये नहीं है। पहला जवाब तो क्या है? आप इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है और सिलेक्शन अगर आपको करवाना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये तो कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं हुआ। पढ़ना क्यों है? तो मैं आपको बता देता हूं कि धन से संबंधित जो डेली रूटीन की समस्याएं हैं, धन से संबंधित डेली रूटीन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पहचानने की ये वास्तव में समस्या है कि नहीं है। समस्याओं को पहचानने, कौन सी समस्याओं को? धन से संबंधित समस्याओं को पहचानने, और वो अगर समस्या है तो क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, और कारण का पता लगता है फिर उसका समाधान क्या है। इन तीन चीजों के लिए अर्थशास्त्र पढ़नी पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र क्यों पढ़नी पड़ेगी? जो आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, इनको पहचानने, इनके कारणों को जानने और कारण पता लगाते ही इनके समाधान के लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़नी पड़ेगी। मीडियम क्या, हिंदी और इंग्लिश कोई सा भी रहे। इंग्लिश, हिंदी है तो भी आपको अंग्रेजी की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देखनी है साथ साथ। अगर इंग्लिश है तो भी आपको समझने में हिंदी सहायता करेगी, तो इंग्लिश रहेगा अपना। फिर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी दोनों ही पढ़ना है। फिर तीसरी समस्या आपने अभी देखी कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था दोनों ही पढ़ना है। तीसरी समस्या देखी कि क्यों पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है, इसका सीधा सा जवाब तो है कि ये आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन वास्तव में इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि ये सिलेबस में दिया हुआ है। वास्तव में क्यों पढ़ा जाता है कि आर्थिक समस्याएं जो आती हैं, धन से संबंधित, आपकी मुद्रा से संबंधित डेली रूटीन की जो समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी आती हैं अभी देखेंगे। उनको पहचानने, उनके कारणों का पता करने और उनके समाधान के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, पढ़नी होगी। कारण कौन कौन से हैं? देखो, आर्थिक समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो मांग और पूर्ति पर टिकी हुई है। जड़ पे पहुंचते हैं पहले अपन। कहाँ टिकी हुई है? मांग और पूर्ति पर टिकी हुई है। मांग और पूर्ति किस पर टिकी हुई है? धन या मुद्रा की मात्रा पर टिकी हुई है। धन या मुद्रा की बाजार में कितनी की मात्रा है, उस पर टिकी हुई है। ध्यान से समझना। अब देखना, मुद्रा की मात्रा लेते हैं, मुद्रा या धन की मात्रा लेते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा या धन की मात्रा कम हो गई, मान लो संतुलित मात्रा ही चाहिए, कम हो गई तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। अगर मुद्रा की मात्रा कम हो गई, धन की मात्रा कम हो गई, तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या समस्या आएगी? अगर धन की मात्रा कम होगी तो आप मांग कम कर देंगे। आपके पास पैसा कम होगा तो क्या हो जाएगी? मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। पहले 100 रुपए घर पे थे तो आप 80 रुपए खर्च करने में समर्थ थे। 20 रुपए अगर बचत भी करते हो तो, या मैक्सिमम पूरा खर्च कर देते हो तो 100 रुपए तक खर्च कर सकते थे। अभी आपके पास में धन की मात्रा 100 से कम होकर मान लीजिए 80 रुपए है, तो क्या आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो? पहले 100 रुपए की डिमांड, 100 रुपए बाजार में मुद्रा की मात्रा थी तो डिमांड 100 रुपए थी। अब बाजार में मुद्रा की मात्रा 100 से कम हो गई तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। 80 रुपए की ही मांग कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? कोरोना से पहले आप सब लोगों की डिमांड ज्यादा थी। जैसे कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन एक टेम्परेरी उसका समाधान निकाला गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। आप सब लोगों के हाथों में पैसा आना कम हो गया। अब आप क्या करना शुरू कर दिया आपने?
अब मांग कम कर दी क्योंकि मन में एक डर छा गया, पैसा ही नहीं है। एक तो डर आ गया कि भविष्य में पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा, पैसा कब आएगा। दूसरी चीज आपकी पेइंग कैपेसिटी, आपका पॉकेट सपोर्ट नहीं कर रहा, अब आपके पास पैसे है ही नहीं, डिमांड कहां से करोगे। तो मुद्रा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी, मांग क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। मांग कम होते ही क्या होता है जी, कीमतें कम हो जाती हैं। मांग कम होते ही क्या होता है, कीमत कम हो जाती है। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ध्यान देना, अचानक से कोई तूफान आ गया, तूफान आ गया उस दिन, कच्चा आम जिसको आप कैरी बोलते हो वो टूट के खूब सारी गिर गई, वो बिकने के लिए मार्केट में आएंगी। 100 क्विंटल कैरी मार्केट में पहुंची बेचने के लिए, लेकिन डिमांड कम है, आप लोग मांग कम कर रहे हो, खरीदने वाले वहां पे 40 क्विंटल ही हैं, 40 क्विंटल खरीदने की डिमांड हो रही है और सप्लाई कितनी हो गई, 100 क्विंटल हो गई। तो उस दिन आप हमेशा प्रैक्टिकल में देखना, मार्केट में क्या होगा, मांग कम है तो क्या होगा, कीमतें कम हो जाएंगे, सस्ती मिलेंगी। और क्या कहेंगे, आज तूफान आ गया तो था, तो नीचे गिरी हुई कैरियां मार्केट में बिकने के लिए आ गई, ज्यादा आ गई, इसलिए डिमांड कम, प्राइस कम हो गई। समझ में आ गई। कीमत कम होते ही क्या होता है, कीमत कम होते ही क्या होता है, जो बेचने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कीमत कम होते ही बेचने वालों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विक्रेता का लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझना इस चीज को, एक विक्रेता का लाभ कम हो गया तो ये क्या करेगा, उत्पादन कम कर देगा। प्रॉफिट बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ाते हैं, प्रॉफिट कम होता है तो उत्पादन कम हो जाएगा। एक तो इधर से उत्पादन कम हो गया, एक दूसरी तरफ से आते हैं अपन, मांग कम हो गई। तो आप एक चीज बताइए कि कोई भी फैक्ट्री है उसमें उत्पादन कितना होगा, फैक्ट्री में उत्पादन कितना होगा, जितना वो माल बेच सकता है केवल उतना ही उत्पादन करेगा। आपकी जलेबी की दुकान है, आप कितनी जलेबी बनाओगे, जितनी डिमांड होगी उतनी जलेबी बनाओगे। पहले रोज की 1 क्विंटल जलेबी की डिमांड थी, 1 क्विंटल बिक जाती थी तो आप 1 क्विंटल उत्पादन करते थे सर्दियों में। अब धीरे धीरे गर्मियां आने लगी हैं और लोग जलेबी, दूध जलेबी, गर्म दूध और जलेबी कम खाने लग गए, तो वो दुकानदार क्या करेगा, अब वो धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, उत्पादन क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इससे भी क्या हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो पहली समस्या खड़ी हो जाएगी साहब, बेरोजगारी हो जाएगी ना। पहले दुकान पे 1 क्विंटल जलेबी बनानी होती थी तो 3 कारीगरों को रखना पड़ता था। अब जैसे जैसे गर्मी आई, जलेबी कम बनानी पड़ रही है, कम बन रही है, उत्पादन कम कर दिया, तो पहले एक की छुट्टी कर दी, फिर दूसरे की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। उत्पादन कम होगा तो देखो, एक जीडीपी आपने नाम सुना है क्या, देश के अंदर, एक देश के अंदर कुल कितना उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय आय के टॉपिक में इसको फिर ज्यादा विस्तृत करके पढ़ेंगे, यहां केवल बेसिकली बता रहा हूं कि समस्याएं क्या आती हैं। जो आर्थिक समस्याओं की अपन बात कर रहे थे, ये आर्थिक समस्याओं की बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पढ़ना क्यों है, अपनी बात चल रही थी। अपन ने देखा कि साहब कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं, धन से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को पहचानने, उनको कारणों को जानने और समस्याओं के समाधान के लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। अब अपन देख रहे हैं कि वो समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली समस्या, यदि मुद्रा की मात्रा कम हो गई तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमतें कम होंगी और उत्पादन कम हो जाएगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब देश में जितना भी उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। देश के अंदर, देश की घरेलू सीमाओं के भीतर 1 वर्ष की समयावधि में कुल कितना उत्पादन हुआ, उस सभी उत्पादन के मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो क्या हो जाएगी, उत्पादन कम होगा तो जीडीपी कम हो जाएगी, और जीडीपी कम होने को ही अर्थशास्त्र की टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, मंदी आएगी। क्या आएगी रे,
मंदी आएगी। तो मुद्रा की मात्रा यदि कम हो गई तो मांग कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और मंदी की समस्या आ जाएगी। ये क्या है? आर्थिक समस्याएं हैं। तो आर्थिक समस्या है कि को नहीं है, तो इको कारण की है मांग कम होगी। वो कारण है ना, यो कारण है। इको कारण जान लो, आर्थिक समस्या है कि नहीं है तो कौन सी समस्या है और समस्या का कारण क्या है और फिर इसका समाधान क्या होगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ाओ, मुद्रा की मात्रा बढ़ाओ ताकि मांग बढ़े और जो उत्पादन कम हो गया था वो वापस बढ़े। समझ में आ गई? ताकि जो बेरोजगारी बढ़ गई थी वो वापस कंट्रोल में आए और अर्थव्यवस्था जो मंदी में चली गई थी वो आपस मंदी से बाहर निकले। इसके लिए इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? इकोनॉमी क्यों पढ़नी है? दूसरी समस्या बताओ, यदि मुद्रा की मात्रा बाजार में बढ़ जाए तो इससे क्या होगा? मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ता ही क्यों है? अरे 11 आवे, 11 सुने रहे 11 ने बर्थ करया करो हो, फास्ट रखें। अरे थे तो के रखो बाकी मतलब रखे ए बेरो है आप तो सुपर फास्ट करना देखो, बाकी फास्ट भी हो गए सुनियो है। उस दिन आलू और केले की मांग बढ़ जाती है और ते कदे बाजार देख लीजिए 11 साल दिन बाजार मंडी के मायने आलू और केलो महंगो जाए। क्यों जाए? बिकी मांग बढ़ की जना हो जाए, बिकी मांग बढ़ की जना हो जाए। खजूर महंगा होता ही थे क्या वो, अरे रोजा चालू होगा के। सब्जी और फ्रूट महंगा होता ही थे क्या वो, अरे नवरात्रा चालू होगा के। तो नवरात्रा कारण को नहीं, कारण क्या है? नवरात्रा में मांग बढ़ गई, वो कारण है। समझ में आ रही है पूरी बात? तो मुद्रा की मात्रा बढ़ता ही मांग बढ़े, मुद्रा की मात्रा बढ़ता ही और मांग बढ़े। थारगन रुपया ज्यादा आता ही थे क्या करो, मांग बढ़ाओ। मांग बढ़ाता ही क्या होगी? कीमत बढ़ जाएगी। और कीमत बढ़वाने टेक्निकल भाषा में क्या बोला आपा एक तो बोलते हैं महंगाई आएगी और रेगुलर बा महंगाई चलती रहे कई दिन तक निरंतर महंगाई की स्थिति बनी रहे, यानी कीमत बढ़ती जाए। पहली 6 का 8 रुपया होगा, 8 का 9 होगा, 9 का 9.5 होगा, 10 होगा, 11 होगा, कई दिन तक बढ़ती जाए महंगाई। बिन के बोले मुद्रास्फीति। समझ में आएगी? एक बार बढ़ी बा महंगाई और लगातार कंटिन्यू सस्टेन है, सतत वो एक दिशा में चल रही है, बढ़ने के क्रम में चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। तो अब भी एक समस्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी, मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति को क्या है? मुद्रास्फीति आर्थिक समस्या है। महंगाई, कीमतां बढ़ गई वस्तुओं की, महंगी होगी सारी चीजें, या क्या है? आर्थिक समस्या है। क्या है? आर्थिक समस्या है। यह आर्थिक समस्या को कारण क्या है? मांग बढ़ गई। कारण यही है क्या? ना, मूल कारण क्या है? वो तो दृश्य कारण होगा, अप्रत्यक्ष कारण होगा। मूल कारण क्या है? इको धन की मात्रा है, मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक जिक्र में अन की बोले आर्थिक समस्या। ये आर्थिक समस्या को पहचानना, कारण जानना और इस समाधान के लिए आपने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है? अया को कोई क्वेश्चन आवेगो को नहीं, मैं तो थाने एक ले में ला रहा हूँ, गेला में ला रहा हूँ। देखो आप रोड पर नहीं चढ़ा जाते हैं, क्या 3 नंबर में लिया, फिर गाड़ी ना हो 2 नंबर में, फिर हो कदे 4 नंबर लगा, फिर धीरे से ऑटो नीचे लिया मैंने, है ना। रोड पर चढ़ा रही हूँ थाने पर, रोड पर चढ़िया पाच आप गेयर गाल देंगे, है ना। हैं के पर टॉप गाल देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ रही है? इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? क्यों पढ़नी है? डेली रूटीन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको पहचानने, उनके कारणों को जानने और उनके समाधान के लिए अर्थशास्त्र पढ़ना जरूरी है। समझ में आएगी?
अब सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या है? सबसे बड़ी आर्थिक समस्या ये की है, कौन सी है? आवश्यकताएं असीमित। देखो, बड़ा हूं बड़ा किन जानो होते जगह कन सौ ज्यादा रुपया है, थे किन जानो हो? मुकेश अंबानी जाने तू? नहीं है, तू तो जाना ही है कि आग लोग कौन जाने तने? तू तो जाना ही है। हाँ, अभी ने कौन जाने रे? अमेरिका में बिल गेट्स, अब अभी भी ऊपर है, जॉब स्टीव्स, तो जानो ना थे। चलो अपन मुकेश अंबानी की बात कर ले, बाई की बात रख ले। आप तो मुकेश अंबानी का ना बड़ा सारा रुपया है, खूब पैसे हैं उसके पास, खूब संसाधन है, लेकिन जत्ता है बासु 1 रुपया भी ज्यादा है कि? लेकिन जत्ता है बासु 1 रुपया भी ज्यादा है कि? सीमित तो है ना बे। असीमित तो कौन कह इसको? असीमित तो बे वजह गिना ही कौन जाए, जगह कोई लिमिट ही को नहीं होवे। अत्ता ही के है सीमित में है ना, जब बाका नहीं सीमित है जना, मेरे कन भी सीमित ही होवेगा। मेरी की औकात है और मेरे सामने थारी की औकात है, थारकन भी सीमित ही रहेगा। तो दुनिया में हर एक आदमी का संसाधन कत्ता के जत्ता है बत्ता ही है, बाऊ रुपये ज्यादा को नहीं ना। और अगर असीमित होता, ज्यादा होता, तो फिर भी आगे काम करवा की क्या जरूरी ही? अगर मुकेश अंबानी का असीमित होता तो वो ओजू पाचन नया नया फिड़का रच रच क्यों जियो लियावा हो, क्यों रिलायंस का पेट्रोल पंप खोला हो, क्यों पाच वो एजियो ऐप चलावा हो, क्यों खोला हो बताओ? सीमित है इसलिए खोला है। और आवश्यकता हमेशा असीमित में थे। आगे जाके मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ोगा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत पढ़ोगे ना, मास्लो एक फिलोसफर पर थे, उनका अभिप्रेरणा सिद्धांत पढ़ोगे, वो ये कहता है कि साहब थारी एक आवश्यकता जही पूरी होगी ना, वही थारी दूसरी आप पे ही उत्पन्न हो जाएगी, और दूसरी पूरी करके देखो तीसरी आप पे ही उत्पन्न हो जाएगी। मैं उदाहरण दूं, मैं शुरू में यह सोचता हूं कि मेरे को साइकिल की जरूरत है, साइकिल तो आनी चाहिए। जना 11वीं क्लास में पढ़वा जाता, जहां 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़तो, फिर 14 किलोमीटर आना पड़तो। मैं बड़ी पुरानी बात कर रही हूं, जत्ते हाई को नहीं। हाँ, तो मैं आज को थोड़ी हूं, तो 85 में आया को 2 ही साल बाकी है, 48 को गो। तो ये कि देखो तारमो लगभग न को देख लाइडो हूं मैं। तो मन में आवश्यकता महसूस हुई कि यार साइकिल हो जाए तो मेरा काम पट जाए। फिर साइकिलें घर खाने कैजियां कर करा के पटाए पटुई करके ग्राउंड साइकिल ले। साइकिल जाता ही हमारे दिमाग में क्या आएगी मेरे आगे? पर साइकिल, अब पहली साइकिल नहीं आई जब कोई मतलब मार्केट में भी जाता हो तो साइकिल की दुकान कन तो मैं 1 मिनट खड़े हो तो ही समझ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ चलना, इकोनॉमी समझ में आएगी। मैं देख तो साइकिल, मैं कोई ना पूछ तो बात होती बैठे, यार साइकिल कौन सी बढ़िया हुए, कत्ती कौन सी लिया, 22 इंच लिया, 26 इंच लिया, कौन सी लिया, रेंजर बढ़िया हुए कि नहीं, 8+ ठीक आती होगी। समझ रहे हो मेरी बात? और तू यार सिखा देगोगे आना के बाद में एक बार भी साइकिल की बात को नहीं करोगा। 5 बात क्या होगी, बिस्सों ऊपर आओ, 5 मोटरसाइकिल, जही मोटरसाइकिल आवेगी जना, फिर कार चाहिए या बड़ी मोटरसाइकिल चाहिए? पहली कार कौन चाहिए? पहली बार फट 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 फट, 5 जो बीच में फट 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 बचाए, पछे कार चाहिए, जही कार आ जाएगी थान के चाहिए, बड़ी कार चाहिए, 4 चुड़ैली, और 4 चुड़ैली हूं पाछे, पछ और बड़ी चाहिए, कोई मर्सिडीज चाहिए, और पाछे पछ ब्यू में ऊपर वाली। अब मर्सिडीज तक आ जाए, मान लो मेरे को ना आएगी, अब मन के चाहिए, अब एक खुद को चार्टर्ड प्लेन हो जना के शौक रहे,
मैं कल दोपहर में 2:15 रायपुर से चला था, रायपुर से दिल्ली आया, 4 बजे पहुंचा, दिल्ली से वोल्वो से जयपुर आया, 8 बजे पहुंचा, 8:30 बजे पहुंचा, और फिर 9 बजे वहां से ट्रेन में चला तो सुबह 7 बजे यहाँ आया। फिर मैं मन में सोचूं यार अपन अगर जेट हो तो ना, प्लेन हो तो अपन डायरेक्ट ही 2 बजे क्लास कौन छोड़नी पड़ती, मतलब क्लास मन भिलाई में क्लास ले रहा था कल, तो मेरे को 1:30 बजे 1 बजे छोड़नी पड़ गई थी। अलबत्ता मैंने 12:30 ही छोड़ दी थी क्लास, क्योंकि पहले भिलाई से रायपुर आया, फिर रायपुर आधे घंटे पहले एंट्री करनी पड़ती है, खुद को होता है पहली थोड़ी। ड्राइवर ने कहता तू स्टार्ट कर, और एक पांखड़ा घुमा जशन में आऊं, मतलब मर्सिडीज आता है आदमी बड़ी सोच, तो आवश्यकता, और वो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा ना प्लेन जनाड़े, फिर आगे और क्या की सोचूंगा, आप ही आवे, सोचूंगा को नहीं, आप ही आवे दिमाग में, थारे भी आती होगी। तो आवश्यकताएं असीमित होती हैं, बस यही समस्या है, मूल समस्या यही है। आंसू साम्य कया, मतलब सारी की सारी आवश्यकता तो पूरी कर को नहीं सका, तो पिसा है जगह ने कौन सी आवश्यकता पर खर्च करा कि अपन ज्यादा मजो आ जाए, भी मजा ने टेक्निकल भाषा में बोला उपयोगिता। उपलब्ध संसाधनों को व्यय करने का वो तरीका, उपलब्ध संसाधनों को खर्च करने का, उपभोग करने का, व्यय करने का वो तरीका जिसमें सर्वाधिक उपयोगिता की प्राप्ति होती है, उस अवस्था को बोलते हैं साम्य की अवस्था। लिखवाऊंगा मत सारी, वो टॉपिक है अलग से पूरा पढ़ाऊंगा, वो मजो क्या न खे, मजो बेरो को नहीं है बताई धर्म बताऊंगा। हाँ, तो साम्य की अवस्था, तो इस साम्य की अवस्था ने प्राप्त करवा के लिए अर्थशास्त्र पढ़नी जरूरी है। संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं अनंत होती हैं, संसाधनों को किस प्रकार व्यय किया जाए कि आपको सर्वाधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए, सर्वाधिक उपयोगिता की प्राप्ति हो जाए, यानी कि उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब पहुंच जाओगे, उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी जरूरी है। तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। पहली बात तो मीडियम, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी चीज अर्थशास्त्र पढ़ा या अर्थव्यवस्था पढ़ा, कोई दिक्कत को नहीं। तीसरी चीज अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ा, जो भी आर्थिक समस्या है, चाहे वो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करके और साम्य अवस्था में पहुंचने के लिए मान लो, चाहे वो कोई भी मुद्रा से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे मुद्रा की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, चाहे मुद्रा की वृद्धि से होने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सारी, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो पाच अगली एक समस्या हुए, प्रश्न कयान का सा आवेगा, प्रश्न कया का सा आवेगा, जब तक बेरो नहीं रहसी ना, जब तक आप क्यों कौन कर सका। अपने बेरो पड़ जाए ना कि आपनो दुश्मन कौन है, जना आप आधी जंग जीत लिया, थाने बेरो नहीं पड़े थारो दुश्मन कौन है, ना वो मायला गोल गाल बुकरे थाने बेरो ही कौन पड़े थे, बिन नहीं थारो मानबो करो, बिन नहीं थे सारी बात बताबो करो, और वो माय ने टिकाबो करे। बेरो पड़ता ही अब थारे का नहीं, जो कमी हो रही बातों को नहीं होगी, आधी जंग जीत जाओ। तो पर्सन कहीं का आऊंगा वो बेरो पड़ जाए। थारो दुश्मन कौन है इस टाइम पर, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आरपीएससी। वो थाने पास को नहीं करना चाहे थे होना चाहो हो, दुश्मन कौन है आरपीएससी का। के हथियार है, वो पेपर ले, बिगन हथियार है वो पेपर ले, भी पेपर में के करे प्रश्न पूछे, वह प्रश्न कहीं का सा हुए जना थे बिका वह हथियार वो चलावे, वो कौन देखे गांडी उसमें अर्जुन की गांडी की वो टंकार मात्र से 3 लोग थर थर कांपने लगे, फिर गांडी धनुष चाल्यो, तीर निकलो, फिर बटना कर्ण छोड़े। अब भी कर्ण ने बेरो पड़ जाए कि कौन सवार सामना हूं जना वो 8-9 भी की काट के लिए छोड़ दे, थाने बेरो पड़ जाए क्यों कहीं का सा आवे जना थे भी की तैयारी कर लो क्यों थारकन टाइम है खूब, तो क्वेश्चन कहीं का सा आवेगा।
थे एक तो वहम पाल रखियो है कि खाली डाटा या फैक्चुअल क्वेश्चन आऊंगा। ओ थे वहम पाल रखियो है कि डाटा का क्वेश्चन आऊंगा, आंकड़ा आऊंगा, और नहीं तो तथ्य पूछेगा थाने। थाने ये पूछेंगे कि भारत को केंद्रीय बैंक क्या ने कौन सो है, अहिया पूछेगा। थर्मन में ही हो रही होगी नहीं, अहिया हुए भी है। मैं बता चु क्यों हुआ वो बता चु। तो मैं आज पहली बार सामने थोड़ी आया हूं। मई 2003 में अवला गो मैं सामने जद सु आने लग रही मन बेरो आवे मन में कदे कदे कि इम तो इकोनॉमिक्स में तो क्या डाटा और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। ओ वहम है। ओ वहम क्यों है? Because economics is the toughest subject of social science, social studies। सामाजिक अध्ययन का जितना भी सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर पब्लिक एड, एथिक्स, जितना भी सब्जेक्ट है, हमें सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स ही है। और आदमी की एक प्रवृत्ति होवे है टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी होवे है कि वो टफ सु इजी का नहीं चल रहा है हमेशा। एम बर देखे माटी को डूंगर, माटी का पर्वत देखा हुआ है क्या? क्या बोलते हो आप? दोरा। अब दोरा पर चढ़ बनाऊं उतरबा मजो आवे ना। तो इजी सु टफ का नहीं कोई कौन जानू चाहे, और टफ सु इजी का नहीं सह जानू चाहे, है ना। बेट गिंडी खेलो जब गिंडी के लहर बागबा में जोर आवे, बठिन कोई कौन जानू चाहे फील्डिंग बोलने में ना, फील्डिंग बोलने में तो शॉट मारेंगे अभी मजो आवे टोरा। तो टफ सु इजी का नहीं आओ, हर आदमी की प्रवृत्ति हो भैया। हर समझदार व्यक्ति टफ से इजी की तरफ गतिमान होता है, मानते हो? इकोनॉमिक्स का दो भाग बनाओ आप। एक भाग कौन सो है? विश्लेषणात्मक, अवधारणात्मक या अप्लाइड जखान बोला आप, समझ रहे हो मेरी बात? या इसका प्रभाव क्या होगा, इंपैक्ट बेस्ड जो है वो भाग तो है टफ। और आंकड़ा है, आंकड़ा तो फिर आंकड़ा क्या है? अच्छा आंकड़ा टफ है, लेकिन बात समझ में को नहीं आ रही थारा आज, थारे समझ में को नहीं आ रही। आज जब समझ में आओगे, जब इकोनॉमिक्स समझ में आबा लागेगी। अतरा दिन था इकोनॉमिक्स टफ लागे तो थे टफ ने पढ़नो कौन सा हो थे, सीधा देखो रे आंकड़ा में क्वेश्चन आ जाएगा। मन ने थे शांत करो, मन ने कहीं तो थे सेटिस्फाई करोगा, कौन करोगा? ये सबसे टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसमें आप लोगों का एक वहम है कि साहब इसमें फैक्चुअल या डाटाबेसिस क्वेश्चन आएंगे, और वो वहम क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे टफ है। इसमें आप अपने आप को केवल एक मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए, आप केवल अपने आप को बचाने के लिए, खुद से खुद को बचाने के लिए आप मन को ये सांत्वना देते हो कि यार फैक्चुअल डाटाबेसिस आऊंगा क्योंकि थार कॉन्सेप्ट याद ही को नहीं हो, मैं अभी फिर जावा ही क्यों? समझ रहे हो मेरी बात को? तो जबकि हकीकत क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? अवधारणा, कॉन्सेप्ट, फिर डाटा और फैक्ट, आंकड़े तथा तथ्य पर आधारित। तीसरा ट्रेंड्स, प्रवृत्ति, और चौथा इम्पैक्ट लिख दो, एनालिसिस लिख दो, या अप्लाइड वाली क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसको बोलते हैं विश्लेषण या प्रभाव क्या पड़ा, इसके क्वेश्चंस आएंगे। चारों तरह के क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमी में, समझना इन चीजों को। नाम सुना होगा राजकोषीय घाटा, एक उदाहरण लेके देखते हैं। राजकोषीय घाटा नाम सुना है? चलो छोड़ो, सबने नहीं सुना है तो अब सुनता ही रहोगे। अब टैक्स का नाम तो सुना है, टैक्स, कर।
कर क्या होता है? अवधारणा है। कर किसे कहते हैं? अवधारणा है। समझना, कर की दर कितनी है? आंकड़े हैं। समझना इस चीज को। कर की दर कितनी थी 10 साल पहले, फिर वो कब कब उसको बढ़ाया, कब कब कम किया, ट्रेंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर कम किया तो क्यों किया? बीच में स्लो डाउन आ गया था, मंदी आ गई थी, मंदी से बचाने के लिए टैक्स को कम कर दिया। ये एनालिसिस हो गया। कम किया तो क्यों किया, एनालिसिस कर दिया ना। और कम किया, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? टैक्स कम चुकाओगे तो आपके हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, मुद्रा ज्यादा होगी, मुद्रा ज्यादा होगी तो आप मांग बढ़ाओगे, मांग बढ़ाओगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? ये अप्लाइड और एनालिसिस हो गया। चारों तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कैसा आएगा? आपके वहम पाल रखा आपने कि फैक्चुअल और डाटाबेसिस आएंगे। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? कॉन्सेप्चुअल, डाटा और फैक्चुअल, ट्रेंड्स बेस्ड और इंपैक्ट एनालिसिस और अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन सारे आएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद में अगला अपन क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नों का प्रकार समझ में आ गया? प्रश्न कैसे आएंगे, टाइप्स। अगर मेरे सुझाव की बात करो तो योर मेन टारगेट टू कम हियर, आपके यहां आने का मुख्य उद्देश्य जो है वो, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि साहब परी पढ़ना है, मेंस पढ़ना है या इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं ये पढ़ना है। आपको अगर आरएस बनना है ना तो ये तीनों ही पढ़ने हैं, ये तीनों ही पढ़ने हैं। मैं फिलहाल सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एक टॉपिक लिख रहा हूं मैं, फिस्कल पॉलिसी। प्री के सिलेबस में भी दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है और इंटरव्यू में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप उसी चीज को प्री में तो कैसे अलग पढ़ोगे, मेंस में कैसे अलग पढ़ोगे? पढ़ सकता है कोई? इन्फ्लेशन दोनों में है, एग्रीकल्चर कृषि प्री मेंस दोनों में है। समझना इन चीजों को। शेयर मार्केट दोनों में है। जब टॉपिक आपके प्री में भी दे रखे हैं, मेंस में भी दे रखे हैं, तो फिर आप अलग अलग कैसे पढ़ सकते हो? और एक मजे की बात बताऊं, जो लेटेस्ट अभी लगभग 2-3 महीने पहले ही पेपर लगा है, प्री का पेपर लगा है ना, उसमें एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी वस्तु सार्वजनिक वस्तु नहीं है? आया था। कार, सड़क, नहर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। ध्यान से सुनना। सरकार की भूमिका, समझना मेरी बात को, सरकार की भूमिका। अच्छा सिलेबस निकाल लो, फटाफट निकाल लो, मेंस का सिलेबस खोलो, सिलेबस निकालो, मेंस का सिलेबस खोलो, इकोनॉमिक्स मेंस का, मेंस का सिलेबस, मेंस का खोल लिया, मेंस का खोल लिया। हिंदी में है कि इंग्लिश में बोलूं? दोनों में है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका लिखा हुआ है एक पॉइंट पे, देखो। फिर उसके आगे लिखा हुआ है सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं। बिटिया अगर तुम्हारे पास में पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ लेना तुम तो। मिल गया ये टॉपिक? किस में लिखा हुआ है? मेंस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? मेंस में लिखा हुआ है। जबकि इसमें से क्वेश्चन कहां आ गया? प्री में। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि प्री में केवल प्री का पढ़े? मेंस वाले सिलेबस में से प्री में क्वेश्चन आया हुआ, ये तो मैं लेटेस्ट उदाहरण दिया है मैंने। बाकी कोई टॉपिक ऐसा है ही नहीं जो प्री में है, मेंस में नहीं है, मेंस में प्री में नहीं है। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और आपका मुख्य टारगेट भी केवल प्री पास करना या केवल मेन पास करना नहीं है। आपका टारगेट क्या है? आरएस बनना।
आरएएस बनने के लिए आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों फाइट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप आरएएस बनोगे। तब जाकर आप क्या करोगे, आरएएस बनोगे। अब समझना इस चीज को। तो फिर अलग अलग नहीं पढ़ना है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको मैं सिलेबस बताऊंगा कि अपन कैसे कैसे करके पढ़ेंगे कि अपना आरएएस में सिलेक्शन हो जाए। देखो आपको, बेटा जी, माय डियर ब्रदर, प्लीज फोकस एट मी। बोलने के लिए मैं सफिशिएंट हूं, आप सुनिए, है ना। आपको कुल्हाड़ी दी जाए और आपको कहा जाए कि इस पेड़ की कटिंग करनी है, पेड़ को काटना है। अब आप उसको धार लगाने में 1 घंटे में काटना है। आप उसको धार लगाने में 50 मिनट लगा दोगे तो भी 10 मिनट में काट लोगे, क्योंकि कुल्हाड़ी को धार लग गई। 10 मिनट में काट दोगे। अगर बिना धार लगाए आप 1 घंटे तक भी उससे काटते रहे और उसके धार नहीं है तो आप नहीं काट पाओगे। अपने को आधा घंटा, 1 घंटा यदि ये दिमाग को ब्रॉड करके आपको सोचने में लगता है कि मुझे पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, किस मीडियम से पढ़ना है, मन में जो 1000 तरह के क्वेश्चन थे वो अगर आप उस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गए, अपने आप में आपको पता लग गया, तो फिर पढ़ने में जोर नहीं आएगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्री और मेंस को अलग अलग नहीं पढ़ना है। क्या करना है, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक दोनों में है उनको साथ लेके चलना है। क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कौन से टॉपिक में से कहां प्री में है और कहां मेंस में है। अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो हो सके वहां तक तीनों को साथ लेके चलना है। ये प्री अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू अलग, ये तो कब की बात है। वैकेंसी आ गई साहब, हमारे पास तो 4 महीने ही बचे हैं, तब तो आप केवल प्री का करो। और प्री जैसे तैसे करके फाइट कर ली और अब मेंस आने वाला है या 2-4 महीने ही बचे हैं, तब आप मेंस का पढ़ो। वो तो एक बात समझने वाली लगती है, दिमाग में आती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो या तो 12th पास होंगे या फिर ग्रेजुएट होंगे, और अगर आप आरएस की तैयारी भी, मतलब केवल आरएस की तैयारी कर रहे हो, अभी आप जो 12th पास हैं वो तो अटेम्प्ट देने के लायक ही नहीं हुए, एलिजिबल ही नहीं हुए, तो उनके पास तो टाइम वैसे ही है। और जो एलिजिबल हो गए, जो योग्य हैं परीक्षा में बैठने के, उनका कौन सा कल ही एग्जाम है, अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है। समझ रहे हो मेरे, आपके पास सफिशिएंट टाइम, और सफिशिएंट टाइम होता है ना, तो पढ़ाई का बेस्ट तरीका ये होता है कि तीनों को साथ लेके चले। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई, तीनों को साथ लेके चलना है। अब बात ये आती है कि मेरे से अगर तुम सुझाव मांगो कि करना क्या है, जो रोज बार बार फोन करके पूछते हैं। अभी भी एक विद्यार्थी का फोन था, ये आपके यहीं से हैं सोनी जी, जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे दिल्ली वाजीराम में, और वो मिलने के लिए आने वाले थे। तो वो आते ही मेरे को यही पूछेंगे, मेरे को श्योर हूं मैं कि सर कहीं ऐसी पढ़ा किए करा। तो देखो 1000 बातों की एक ही बात है कि लिखो, लिखो और बस लिखो। तैयारी करने का एक ही तरीका है, लिखते ही रहना है, बिना लिखे नहीं पढ़ना। केवल रीडिंग मारने से कुछ नहीं होने वाला। लिखोगे एक तो वो याद जल्दी होगा, दूसरा याद होगा वो लंबे टाइम तक रुकेगा, और तीसरी चीज आपको कितना भी आता रहे पेपर में, लिखोगे नहीं ना तो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां आप सामने जाकर खड़े नहीं होगे, आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होगा, आपकी कॉपी कर रही होगी, और कॉपी आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वहां पे कॉपी में क्या लिखा है वही आपको समझेगा एग्जामिनर, किसमें कॉपी में लिखा है वही तुम हो। तो लिखना आना जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लूं आज कि आप अपने बारे में बताइए, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, शब्द नहीं मिलेंगे। शब्द मिल गए तो क्रम सेट नहीं होगा कि पहले क्या बताना है। समझ रहे हो, पहले मेरे 3 भाई हैं, एक बहन है, बाद में बताओगे हो मेरे पापा भूल गए, पापा को भूल गए, पापा भी हैं मेरे, वो ये करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्रम भूल जाओगे, शब्द नहीं मिलेंगे, आपको आते हुए भी आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ये समस्या हो जाएगी। तो लिखना है। लिखना कितना जरूरी है, ज्यादा डिटेल से तो आपको बहुत अच्छे से बता दिया भी होगा, और भी बता देंगे,
मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर का पेपर, मेंस की बात कर रहे हैं अपन, 4 पेपर यही होंगे, जीएस 1 2 3 और पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 और हिंदी इंग्लिश। 200 नंबर का पेपर होगा, कितने हो गए? 800। अब बात करते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले, कितने वर्ड्स लिखने हैं? 15 वर्ड्स लिखने हैं, और 5 मार्क्स, 5 मार्क्स 50 वर्ड्स में लिखना है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 100 वर्ड्स में लिखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से समझना, 10 नंबर का क्वेश्चन 100 शब्दों में लिखना है, या 5 नंबर का क्वेश्चन 50 शब्दों में लिखना है। यहां से एवरेज निकालो, मतलब 1 नंबर के लिए आपको 10 शब्द लिखने हैं, 10 नंबर के लिए 100 शब्द लिखने हैं, 5 के लिए 50 लिखने हैं, 2 के लिए 15, 15 जरूरी नहीं होता 15 ही होता है, उसमें 20 के लगभग भी होता है। यानी 1 नंबर के लिए कितने लिखने हैं? 10 वर्ड लिखने हैं। 200 नंबर के लिए कितने लिखने हैं? 2000 वर्ड्स लिखने हैं। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? बहुत गहराई की बात बता रहा हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टाइम कितना मिलेगा आपको? 180 मिनट। 180 मिनट। आप ये मान के चलिए कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, सारे मिला दिए जाएं तो। अपन ये मान लेते हैं 30 क्वेश्चन है मान लो। एक क्वेश्चन को पढ़ने, एक क्वेश्चन को पढ़ने, उस क्वेश्चन को समझने की क्या पूछना चाह रहा है, प्लस उसका जवाब क्या होगा, उस जवाब को दिमाग में सेट करने के लिए, दिमाग में जवाब को सेट करने के लिए, उसको क्रम देने के लिए कि पहले कौन सी बात लिखनी है, बाद में कौन सी बात लिखनी है। कम से कम आपको 1.5 मिनट का टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा एक क्वेश्चन में? समझ रहे हो मेरी बात? कितनी हो गई? 180 मिनट में से 45 मिनट क्वेश्चन पढ़ करके और क्वेश्चन को समझने, उसको जवाब को दिमाग में से ढूंढ के निकालने, और फिर उसको क्रम देने में लग जाएंगी। कितनी बच गई आपके पास में? 135 मिनट। कितने वर्ड लिखने 135 मिनट में? 2000 वर्ड लिखने हैं, यही लिखने हैं ना? कितने वर्ड 1 मिनट में लिखने पड़ेंगे? 1 मिनट के कितने वर्ड हो गए? या 10 मिनट और लग जाए, 125 मिनट मान के चलिए, तो 125 मिनट के कितने हो गए? 8 वर्ड नहीं, 16 वर्ड, 16 वर्ड्स। 16 वर्ड्स 1 मिनट में लिखने हैं। 16 शब्द 1 मिनट का एवरेज आपका आना चाहिए। फिलहाल आप अगर लिखोगे ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप 10 वर्ड से ज्यादा पहुंच पाओगे आज के दिन। और इसको आज से ही शुरू कर लेना। डेली आपको 2 राउंड लेने हैं 10-10 मिनट के। नहीं कर पाओगे, इसका समाधान बता रहा हूं मैं। आप सबसे पहला एक पॉइंट लेंगे, स्वयं, खुद के बारे में। खुद के बारे में जन्म से अब तक। दूसरा पॉइंट लेंगे, आज सुबह उठे तब से
रात तक सो रहे हो तब तक। 2 पॉइंट हो गए। इस पे खूब सोचना कि मेरे तो याद को नहीं, लेकिन मेरा घर का तो मन बताऊं मैं है कि मेरो जन्म अति तारीख न होयो, ई गांव में होयो, फलाना हॉस्पिटल में होयो, बेरो होगो था ने, ठीक है। बाद में मैं थोड़ी सा बड़ो होयो या बड़ी होई, जना जदसु थारे याद आवे जदसु बातें लिखनी है। पहले आप 20 मिनट लीजिए सोचने में, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, टाइम जितना भी लगे, इसके ऊपर सोचिए। समझना, सोच लिया जब आपको ये हो गया ना कि मैंने सोच लिया है, फिर आप टाइमर लगा करके उन चीजों को लिखना। 10 मिनट में कितने वर्ड लिख पाते हो? आपको 160 तक पहुंचना है, स्टार्टिंग में 100 या 110 वर्ड तक पहुंचोगे। दिक्कत नहीं है उसमें कोई भी कि आज 100 तक पहुंच रहे हो तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शुरू नहीं करोगे और डायरेक्ट केवल पढ़ते गए, याद करते गए, याद सब कुछ हो गया, और सीधे वहां जाकर के अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिक्कत है। बात समझ में आ रही है मेरी? देखो, पढ़ाई एक अलग पार्ट है, पढ़ना, समझना, याद करना एक अलग पार्ट है। उसको प्रेजेंट करने के लिए और आपको तैयार होना अलग पार्ट है। 1 महीना रेगुलर आप ये प्रैक्टिस करोगे। 30 मिनट सोचा, उसको 10 मिनट में लिखा, फिर दूसरे टॉपिक पर 30 मिनट सोचा, 10 मिनट लिखा। कितना टाइम लगा? 1.25 घंटा। 1.25 घंटा रोज इसको दे सकते हो। आज 100 शब्द आएंगे, कल 115 होंगे, परसों 120 होंगे, फिर 130 होंगे, 140 होंगे, 150 होंगे, 160। 15 दिन, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आप 160 वर्ड तक पहुंच जाओगे। समझ? आज के टॉपिक ले लिए, कल के, परसों के मेरी फैमिली के बारे में लिखो सोचकर, फिर मेरे अकेले पिताजी के बारे में सोचकर लिखो, क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या बुराइयां, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अपने बारे में लिखो एक दिन कि मेरे में कौन कौन सी मेरी ताकत है, कौन कौन सी मेरी कमजोरियां हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मेरे को कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, बुरा लगता है तो क्यों लगता है। समझ में आ रही है? आपको सब्जेक्ट नहीं, ये जनरल सी चीजें सोचनी है। मेरा आस पड़ोस कौन सा है, उस पड़ोस में से कौन सा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा होता तो ज्यादा अच्छा होता है। मेरे पड़ोस में फलाना आदमी है, उसमें ये चेंज हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे, उसमें ये चेंज हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। सोचो और लिखो। पहली बात, स्पीड बढ़ेगी। पहली बात, स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात, नए नए शब्द दिमाग में आएंगे, नए नए शब्द दिमाग में आएंगे जो अभी नहीं आ रहे हैं। तीसरी चीज आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? एक ये रूटीन चालू कर दो आप, ये रूटीन आपको चालू करना चाहिए। साथ में पढ़ाई हो रही है, बाकी सारा टाइम मतलब 1.25 घंटा निकाल दिया जाए तो पुनी 23 घंटे जो हैं वो टाइम आपको पढ़ाई के लिए ये, लेकिन ये दो आप। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी आपको किसी बिंदु पर आपको सब कुछ पता है, लेकिन पता होते हुए भी आप 10 मिनट में उन सब बातों को नहीं लिख पाओगे, और लिखोगे तो क्रम नहीं दे पाओगे सही से। तो ये चीज का बेनिफिट होगा। क्लियर? दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि लिखना है और केवल लिखना है। यहां जो भी बात पढ़ाई की बातें होंगी, पढ़ोगे, वो सब आपको लिखते रहना है। घर पे जाके जब भी 5 दिन से 7 दिन से 10 दिन से उनको रिपीट करो, तो रिपीट केवल रीडिंग नहीं मारनी, रिपीट में भी लिख के रिपीट करो। समझ में आ रही है बात? 2 महीने बाद फिर उस चीज का नंबर आए तो रिपीट करो, लिख के रिपीट करो। 3 बार लिख के रिपीट कर लोगे तो आने वाले 4-5 साल तक फिक्स हो जाएगी बात दिमाग में। समझ में आ रहा है मेरी बात? बिना लिखे पढ़ना नहीं है, लिखते हुए पढ़ना है। दूसरी चीज, लिखना वही है जो आपके समझ में आ गया, वरना लिखना नहीं है। लिखना वही है जो आपके समझ में आ गया, जो समझ में नहीं आया वो लिखना नहीं है। मैं कोई भी चीज बोलूंगा अभी, मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, पहले मैं समझाऊंगा, फिर आपको कहूंगा आप लिखो। आप पेन उठाकर लिखने लग जाते हो, चाहे समझ में आया चाहे नहीं आया, यही बोल दो सर समझ में को नहीं आया, दोबारा बताओ।
जो आपके सामने यहाँ कर खड़ा हुआ है ना, उसको 10-20 साल हो गए होंगे पढ़ाते हुए, तब जाकर यहाँ तक पहुंचा है वो बादाम कौन खाएड़ो, वो बहुत ठोकरा खा खा रहता था, पूछेड़ो है। समझ रहे हो मेरी बात? उसको एक ही चीज बताने के कम से कम 10 तरीके आते होंगे, तब जाकर वो यहाँ खड़ा हुआ होगा, वरना तो कोई कहीं कहीं फजीती कर देता। मैं मेरी बात बताऊं तो राजस्थान के पूर्वी, इंडिया के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पढ़ाने से लेकर के, और सबसे पश्चिम में राजस्थान के गंगानगर तक। इंडिया के उत्तर की बात करें तो मसूरी से लेकर के, और दक्षिण की बात करें तो चेन्नई तक। कोई भी बड़ा शहर नहीं है नहीं छूटा जहां पे पढ़ाया नहीं है, सब जगह पढ़ाया है। तो अलग अलग तरीके के आदमी मिलेंगे, अलग अलग मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, नया तरीका ही डेवलप होता है। आपको 2 तरीके बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, आप मना कर दो कि समझ में नहीं आया, तीसरा अपने आप मेरे को पैदा करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लिखो तभी जब वो समझ में आ गया हो आपके। तो एक तो जब भी पढ़ना है लिख के पढ़ना, और लिखना वही है जो आपके समझ में आ गया। और तीसरी चीज, समझ में भी ऑथेंटिक आदमी या ऑथेंटिक चीजें लिखनी है। ये नहीं कि वो व्हाट्सएप पे, वो सोशल मीडिया पे वो चल रहा है, वो समझ में आ गई बात लिख लो। ओ हो, गांधी जी ने इंडिया को डुबो दिया, आजकल खूब चल रहा है, लिख दो। ओ हो, आलू से भी सोना बनता है, बात समझ में आ गई, लिख दो। मतलब मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा, ना कर सकता, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं, और अध्यापक कभी भी इन बातों को नहीं करता। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? कि वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बोले बात हाँ दिमाग में बैठ वाली बात है, लिख दो ना, ऑथेंटिक चीज हो। मैं यहां जो भी लिखवाऊंगा, मैं एकदम क्लियर कर दूं, मैं यहां जो भी लिखवाऊंगा, मेरे से आप जब भी कहेंगे कि ये चीज कहां से लिखवाई है, जिन चीजों को यूपीएससी और आरपीएससी ऑथेंटिक बुक के रूप में प्रमाणित मानता है, मैं वो सबूत आपको दे दूंगा। आप बेहिचक होकर के लिख सकते हैं उन चीजों को। जब भी आपके पेपर में आया, वो नहीं आया, उससे अलग जवाब मान लिया गया, तो उसके लिए लायबल मैं हूं कि उसको मैं ऑथेंटिक प्रमाण आपको दूंगा, आप उसकी लगाइए आपत्ति। समझ में आ रही है मेरी बात? जो भी बोलूंगा ऑथेंटिक बोलूंगा, तो वो लिखना है। लिख लिख करके समझ, लिख लिख करके याद करना है, और लिखना वही है जो समझ में आ गया, और लिखना वो है जो ऑथेंटिक आदमी बोल रहा है या ऑथेंटिक बुक बोल रही है। बाकी हर कुछ नहीं लिखना है, ये मेरा सजेशन है। और साथ में लिखने की प्रैक्टिस एक अलग तरीके से आपको चालू करनी है, ताकि वर्ड्स आपको मिलते रहें, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, आपके अंदर जो कुछ भी है, उसको व्यक्त करने में, और आपको शब्द मिल जाएं, आपका क्रम डिसाइड हो सके, और वो भी कम समय में हो सके। देखो, शब्द जितने प्रभावशाली होंगे, उतना ज्यादा लेखन, उत्तर लेखन प्रभावशाली होगा, उतनी ज्यादा हैवी मार्किंग होगी, अच्छी मार्किंग होगी आपके लिए। और वो चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिसेस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नॉलेज एडवांसेस बाय द प्रैक्टिसेस। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, है ना? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? अब ओरिजिनल मुद्दे पे आते हैं अपन। थे लोग जठे बैठा हो, अठे दो ही समस्याओं में, क्योंकि आज से 20 साल पहले मैं भी अठे बैठ चुकी हूँ। 20 साल नहीं, 20 से ज्यादा साल पहले बैठ चुका। 1996 में बैठ चुका, 97 में बैठ चुका। तो ये अठे मतलब एज ए स्टूडेंट थे जगह पदवी पर बैठे हो, थे जगह पद पर बैठे हो, भी पद पर बैठ चुके हो। तो मेरो भी अनुभव है, और 18 साल से मेरे सामने बैठे हैं, बे बार बार मैं पूछे, बाको भी अनुभव है। तो अठे समस्या खाली 2 ही आवे। कौन सी? पहली समस्या समझ में को नहीं आवे, और दूसरी समस्या याद को नहीं होवे। तीसरी तो समस्या को नहीं, या है, और कहीं तीसरी भी है। अब मन ना लागे बड़ी समस्या है कि घर पे जाके पेरेंट्स को बोलना, उसका जुगाड़ वो करेंगे। मेरे लेवल पे मैं 2 ही समस्याओं समाधान कर सकता हूं। कौन सी? एक तो समझ में नहीं आता, और एक याद नहीं होता। देखो, आप डॉक्टर को जाके बोलते हो, साहब डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, पेट दुख है। डॉक्टर साहब जाते गोली दे देगा क्या? ना, पहले डायग्नोसिस करेगा, आपके टेस्ट करवाएगा, और पता लगाने की कोशिश करेगा कि दर्द क्यों हो रहा है।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? इसके पीछे कारण क्या है? वो जब आपकी वो एक्सरे वगैरह या फिर कोई जांच वांच करवाएगा तो उसको सोनोग्राफी करवाएगा, फिर वो कोई खून ब्लड की यूरिन की टेस्ट करवाएगा तो उसको पता लगेगा ओ हो, अभी तो अगर जांच ना करवाते तो हम आपका अपेंडिक्स निकाल देते, वो तो सही था। जांच करवाने पे पता लगा कि आपके का तो डाइजेस्टिंग सिस्टम बिगड़ गया, अपच होगी। क्यों होगी? जना ते काल को पड़ोस में ब्याह हो, खींचा है मीटर खींच दियो 20 होगी। कारण पता लग गया, कारण पता लगते ही फिर उसका ट्रीटमेंट कर देगा तो समाधान हो जाएगा। अब आप सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर उसके कारणों को पता करना, फिर उसका ट्रीटमेंट। समझ में को नहीं आवे और याद को नहीं आवे, असमस्या पहचान होगी। कारण के है थे समझनो चाहो हो इलिए समझ में को नहीं आवे, थे समझनो चाहो हो इलिए समझ में को नहीं आवे, थे याद करना चाहो हो इलिए याद को नहीं होवे। कारण यो ही है। मेरी कही हुई बातों को बिल्कुल क्लियर करते चलूंगा। देखो उदाहरण देके बताता हूं। आप अचानक से उठ के और किचन में आते हो, जैसे अंदर पैर रखा, पैर रखते ही ओहो मैं क्यों आया था, मैं कुछ लेने आया था। हाँ सबको पता है, वहां रजाई में बैठा था, गर्म हुआ, या किचन में आया तो जरूर कुछ ना कुछ लेने आया है तू, वरना तो कोई कान कट्टे कुत्ते ने थोड़ी काटा है तेरे को जो तू सर्दी में यहां आता। फिर आप प्रेशर देते हो दिमाग पे, आयो तो हो, मैं केलेबा आयो हो। जितना प्रेशर दोगे ना उतनी यहाँ की नसें वो फूल जाएंगी, और ये नसों में सोजन आता है ना, फूलती है ना, इनका एब्जॉर्प्शन पावर कमजोर हो जाता है, अवशोषित करने की, ग्रहण करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। फिर याद को नहीं आवे, फिर याद को नहीं आवे, कत्तो प्रेशर दो चाहे पाछे थे अपना आपने कह दो ना कोई बात को नहीं यार, याद आवेगी जान ठीक है, तो रिलैक्स छोड़ दो, जठे याद आवेगी नमक लेना आया केले बाया ए रिलैक्स छोड़ता ही आवे ना। अते देर वो आदमी मिलियो आज मने भी को नाम तो हो, हाँ नाम तो तेरे माँ बाप ने तेरा निकाला, उसके भी माँ बाप है, उन्होंने भी निकाला, नाम तो था ही, कि तो नाम हो बिको हो तो शुरू के हो भी को नाम, तो प्रेशर देना है ना उतना दे लो, याद नहीं आएगा तो याद कर रहे हो तो नहीं आ रहे, फिर याद करना छोड़ दो कि ठीक है यार बड़ंदे नहीं आ रहे हो तो नहीं आ रहे हो, इतने में आ जाएगा। ऐसा होता है ना। चलो छोड़ो, आप सब लोगों ने मूवी देखी है, कोई भी मूवी देखी है क्या? सहीदा। अच्छा आप सब लोगों ने मूवी देखी है, पिक्चर हॉल में जाके सबने देखी होगी, टॉकीज में सबने देखी है, मैं सही बता रहा हूं। मूवी हॉल में जाकर मूवी देखी है तो वहां क्या करने गए थे? याद करने गए थे कि इस मूवी में से क्वेश्चन आएगा पेपर में, पूछेंगे, याद करना है, गए थे क्या? ना। वहां जाके क्या किया? ए आ ओ ई ऊ, आपके आगे कोई आपसे हल्का बैठा तो उसके मंगर बजाए होंगे, सीटियां बजाई होंगी, और आपके पीछे आपसे भारी बैठा है तो आपके बजा लिए होंगे। इंजॉय करने के मूड में गए, वहां फुल एंजॉय किया, और फुल एंजॉय करके क्या हुआ? मूवी खत्म होते ही वहां से उठ के बाहर आ गए। ना याद करने गए थे, ना याद किया, ना समझने गए थे, ना समझा। गेट पे आते ही आपको पूछ लो, आप एक एक स्टंट, एक एक डायलॉग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे बता दोगे। क्यों? इसको लोड नहीं दिया, इसको लोड नहीं दिया, इसलिए इसने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। इसको लोड देते ना तो फिर वो नमक वाली हो जाती। एक नमक को नाम याद को नहीं आवे, इन लोड दिया, समझ गया? तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? याद करने आते हो वहां याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद करने आए हो इसलिए नहीं हो रहा, और वहां याद करने नहीं गए इसलिए याद हो गया। अरे थे कोई के पीछे पीछे भागो, जना के वे जना भाव खाए, जना के वे भाव खाए, है ना? करने को नहीं आवे, पाछे थे रिलैक्स रहो, फ्री छोड़ दो, जद के हुए मैं बेर हुआ था ने बस। तो अब आपने क्लास में क्या करना है?
याद तो करनो ही को नहीं, याद तो करनो ही को नहीं, बिल्कुल को नहीं करनो है। और समझ पा के लिए तो थे हो ही को नहीं। और मैं एकदम क्लियर बता दूं, इकोनॉमिक्स इज नॉट सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र विषय है ही नहीं। इकोनॉमिक्स इज नॉट सब्जेक्ट, दिस इज आवर डेली रूटीन एंड प्रैक्टिकल लाइफ। ये अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो इकोनॉमिक्स है। और मैं गारंटी देता हूं वो समझ में आ गई तो कंप्लीट इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। और मैं करवा दूंगा याद। मैं आपको कतई ये नहीं कहूंगा कि घर पे जाके याद करना है ना, बस अठे रिलैक्स बैठे रहियो, अठे लोड खोल लेनो बिल्कुल भी, अठे एकदम रिलैक्स और बैठ जाओ कि मूवी चल रही है, मूवी देखने लग रहे हैं। याद मैं अठे करवार भेजूंगा ताने, मेरी गारंटी है। और पहला टॉपिक स्वयं पता लग जाएगा कि याद हो रही है को नहीं हो रही है। सब टफ टॉपिक पहली चोट पढ़ाऊंगा, सबसे टफ टॉपिक इकोनॉमिक्स का सबसे पहले पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? और थारो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। शर्त एक ही है, याद करबा के हिसाब से कोई नहीं बैठे गोटे। और 5-1 मिनट पाचे देखे जनाया प्रेशर में मत आ जाओ। आप हंसते रहोगे, रिलैक्स मूड में रहोगे, याद मेरी गारंटी है, मैं आपको याद करवा के भेजूंगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और जको टीचर 88 रुपया लेके अठिया के और पाचे बतानी या कहे ना कि घरा पढ़नो है, जना कोई मतलब को नहीं भी गुआना को और थारो फीस देना को। समझ गा? मैं थाने उरे याद करवा के भेजूं, जना तो मेरे अति दूर से आना को मतलब है, जहां तो व्यापार बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी ना, जहां तो वो परिचय सही है नहीं फेक है, झूठो लिख दियो है, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? शर्त के है। और जब यहां हो जाए ना कि अब रिलैक्स को नहीं, अब लोड आवे लागो, जना मैंने बता दीजो क्या लोड आ रही है, लोड है ना? एक बार थे खड़े और उठा बैठोगा, मतलब गूंद आलो लाडू एक खाए जहां कतिक देर लागे, बस 32 देर में भी लोड ना हटा दीजो खाली। मैं लोड आबा कौन दू, मैं मेरी क्लास में लोड आवा ही को नहीं। लोड नहीं आना चाहे थारे ऊपर, बाकी सारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मतन या कौन को ग्रां जाके याद करनो है। मतन अति से जरूर बोलूंगा कि अट्ठे जो को याद होगो ना, वो थारी टेम्परेरी मेमोरी में गयो। क्या में गयो? टेम्परेरी मेमोरी में गया वो। टेम्परेरी मेमोरी क्या बोल रहे हैं? रेम ने बोल रहे हैं, रेम। और रेम में कोई चीज जाए और कंप्यूटर में कंट्रोल एस नहीं दबावा और बीच में पावर ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाए, जना गयो गयो ना। पाछ चाहे लाइट आता ही रीस्टार्ट दबा बोई करो, पाछ को नहीं आवे ना। तो अट्ठे जो पढ़ाऊंगा जो याद होवेगो वो सारो को सारो कट जाएगो थालडी टेम्परेरी मेमोरी में, रेम में जाएगो। घरे जाके भी कि एक बार रीडिंग मारोगा ना, बे 18 उदाहरण वापस नहीं थारे दिमाग में हो तो मेरी गारंटी तुरंत आ जाएगा। एक लाइन पढ़ता ही दिमाग में आ जाएगो कि बटिया पा केड़ो खायो, सेव खानी ही कहो आपने, गारंटी देता हूं इस चीज की। अट्ठे जो आप 6-7 घंटा में पढ़ांगा ना, वो घर जाके कति देर में, मैक्सिमम 1 घंटा में भी रिवाइज हो जाएगा वो, और वो थारे दिमाग में अपना आप आ जाएगा। पच वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी से कहां चला जाएगा? फिक्स मेमोरी में, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। यानी अत्रो काम कर लीजो घर जाके, और अट्ठे रिलैक्स होके बैठा रहिजो, दिक्कत को नहीं आवेगी। ठीक है? कोई दिक्कत है थारे? पक्का थे? हा गए हो मेरे थे साथ दोगा, मैंने थे साथ दोगा तो आप खूब बढ़िया सु इकोनॉमिक्स कर लेंगा। मैं एक गारंटी और दू हूं, इकोनॉमिक्स में थाने डर तो अतरो लाग रही होगो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है, कोई इको डर लागे ही है। इको डर लागे जब मेरो भी लागतो होगो शुरू शुरू में, मैं नहीं बोलूं जते पर पाँच कौन लागे धीरे धीरे, है ना? मैं इकोनॉमिक्स को भी शुरू शुरू में लागे, पाँच कौन लागे। इकोनॉमिक्स आपको फेल नहीं करवाएगा। जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट आपका कोई भी रहेगा ना, उसको कवर इकोनॉमिक्स कर देगा, इतनी गारंटी है मेरी। आरएस में
पेपर 1 में इकोनॉमिक्स आता है, पेपर 2, 3 या 4 में जो पेपर आपका कमजोर रहेगा, जो सबसे कमजोर है, उसमें मेरिट से जितने नंबर कम आएंगे ना, उनको इकोनॉमिक्स कवर कर देगा, मेरिट से उतने ज्यादा ला करके। इतनी जिम्मेदारी मेरी है, उतनी जवाबदारी के साथ बात कर रहा हूं। एक बात और, मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है। मैं जो भी बोलूंगा समझा के बताऊंगा आपको। हो सकता है कि मेरे को 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएं, 5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएं मेरे को। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके लिए तो आप मेरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। जितनी बातें करनी है ना वो आज ही कर लेंगे अपन शुरू में ही, बाद में तो सब्जेक्ट पे चलेंगे अपन। तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ताकि वो एक तारतम्यता बनी रहे और सब्जेक्ट समझ में आता रहे, और उसके बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना जीरो हो जाए, उतना लेके चलेंगे अपन। क्योंकि देखो, मैं तो आरपीएससी हूं को नहीं, नया आरपीएससी मैंने पेपर सेटर बना रहा। क्यों कि मैं पेपर बनाऊंगो, मैंने बनाता जद तो मैं थाने बई क्वेश्चन करवा जातो जगह पेपर में आता। अब वो तो मैंने भी कौन बेर, और कोई अगर हटिया के कहवे थाने कि पेपर तो मैं बता दियो वो ही आवगो, तो वो झूठ बोले। वो खुद के सागे भी झूठ बोले, वो थारे सागे भी झूठ बोले, वो संस्था के सागे भी झूठ बोले। लेकिन हाँ, मैं थाने अतरो पढ़ा दूंगा कि पेपर के बी के माए सुई आवगो। समझ में आएगी बात?